हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 30 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, इकता प्रथा द्वारा मुस्लिम शासक उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। इकता प्रथा द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। तो आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इकता प्रथा की शुरुआत जो है 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा की गई थी और इकता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इकता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। इकता का प्रथा का जो अंत है ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। उसने फिर से राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान देना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इकता प्रथा एंड हो गई है। देखिए, इकता प्रणाली की आवश्यकता क्यों हुई? इकता प्रणाली की शुरुआत जो है आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई है। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से नहीं होती थी, तो वो क्षेत्र सुल्तान द्वारा इकता के रूप में सैनिकों या कर्मचारियों को दे दिए जाते थे और ये इकताएं सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने वाले को ये प्रदान की जाती थी। इस प्रकार सुल्तान ने इकताएं बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया और नियमित रूप से राजस्व की वसूली, और दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें वो अपनी योग्यता के अनुरूप वह राजस्व प्राप्त कर सकता था और अपनी योग्यता को भी और बढ़ा सकता था। तो ऐसे करके इनको दोहरा लाभ हुआ। एक तो अपने शासन का विस्तार कर पाए हैं और दूसरी बात, इन्होंने जो इकताएं प्रदान की हैं उससे क्या हुआ है, उससे इनके जो भी सैनिक वगैरह थे वो और ज़्यादा इनके प्रति निष्ठावान हो गए। तो यहाँ पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कारण जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना नहीं चाहते थे, बल्कि सुदूर क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए इकता प्रथा आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? राजा सावन सिंह, राजा छत्रसाल, राजा हरि सिंह, राजा कुशाल सिंह। अजमेर की रियासत किशनगढ़ के शासकों ने एक संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया है और इसी रियासत के शासक राजा सावन सिंह का वैष्णव उपनाम नागरीदास था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन एक इस्लाम से प्रभावित थे? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। भक्तिकालीन संतों में नामदेव जो हैं ये इस्लाम से प्रभावित थे और नामदेव प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत थे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह देव ने की थी। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से था। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। झांसी की स्थापना जो है 1613 ईस्वी में ओरछा के शासक वीर सिंह देव ने की थी। दिल्ली सल्तनत के काल में बदायूं जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से है क्योंकि बदायूं में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई है और दिल्ली में इनकी मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1325 ईस्वी में। 1325 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी ने
अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रोहतास, आगरा, दिल्ली, लाहौर। शेरशाह सूरी या शेर खां भारत में सूर वंश का संस्थापक था। बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ईस्वी में शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार इसने 1540 में उत्तर भारत में सूरवंश की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला। देखिए, रोहतास जो है बिहार में पड़ता है, तो रोहतास में शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। तो यहां पर आपका जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है 5वें का बी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, मुगलकालीन ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता है या छोड़ सकता है और इतने भाग पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी, कहलाती है नक्श या कनकूत प्रणाली, जब्ती प्रणाली, नाबूद प्रथा, इजारेदारी प्रथा। देखिए, अकबर द्वारा लागू की गई नाबूद प्रथा के अंतर्गत कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता है या छोड़ सकता है और इतने भाग पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का सी वाला। वहीं नक्श या कनकूत प्रणाली की बात करें तो इसमें मापन के बाद अनुमान को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया जाता था और औरंगजेब के समय में यह प्रणाली जो है सर्वाधिक प्रचलित थी। जब्त प्रणाली की बात करें तो अकबर ने शेरशाह की जब्ती प्रथा का पालन किया, किंतु बाद में इसमें व्यापक सुधार भी किए। इजारेदारी प्रथा या फिर इसको ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो ठेकेदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा जो है ये शाहजहां के द्वारा स्टार्ट की गई थी, शाहजहां के द्वारा अपनाई गई थी। तो यहां पर आपका जो सही वाला आंसर है वो 6वें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, तारीख-ए रसीदी के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम, फरिश्ता, मिर्जा मोहम्मद हैदर, निजामुद्दीन अहमद। तारीख-ए रसीदी की रचना बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मोहम्मद हैदर ने की थी और यह फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। देखिए, तारीख-ए रसीदी जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसने बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी ये 2 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को एल्फिंस्टन ने एशिया में लिखी गई एकमात्र इतिहास की पुस्तक पुकारा है? तुजुक-ए-बाबरी, आलमगीरी नामा, तबकात अकबरी, चहार चमन। तुर्की भाषा में लिखी गई मुगल बादशाह की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को एल्फिंस्टन ने एशिया में लिखी गई एकमात्र इतिहास की पुस्तक इसको पुकारा है। इसमें न केवल बाबर की जीवनी के बारे में पता चलता है बल्कि भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदियां, यहाँ के लोगों के वस्त्र, खान पान, रहन सहन, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न राज्य और उनके शासकों आदि के बारे में जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का ए, तुजुक-ए-बाबरी। 9वां प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह उपाधियों को धारण किया गया? देवराय प्रथम, अच्युत राय, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के शासक कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की और यह तुलुव वंश का महान शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसने इनके दरबार में तेलुगु के अष्ट दिग्गज भी रहते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी कि कृष्णदेव राय। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री द्वारा मुगलकालीन भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की गई? फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी, बैप्टिस्ट टेवरनियर, निकोलो मनुची। फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट टेवरनियर जो है ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया है, यानी कि शाहजहां के पीरियड में भारत आया है और इसने जो है भारत में हीरों और हीरों की खदानों की विस्तृत चर्चा की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, बैप्टिस्ट टेवरनियर।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।